हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के करंट अफेयर्स पे। दो हम टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर एंड द सेकंड वन इज लोकस्ट अटैक। देखिए, मेंस में जनरली आपसे वो डिजास्टर्स पूछे जाते हैं जो लास्ट 1 या 1.5 साल में हुए हैं। सो ये लास्ट 1 या 1.5 साल की न्यूज़ है जो कि हम प्रॉपरली कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। देखिए, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर क्या है? दे आर बेसिकली ग्रास फायर्स। जैसे हमारे इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, दे आर सिमिलर टू दैट। बीइंग हिमाचल स्पेसिफिक, अगर आपको याद है, हिमाचल प्रदेश में भी फॉरेस्ट फायर्स एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, सो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट? सो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर क्या है? दे आर बेसिकली द ग्रास फायर्स दैट आर सिमिलर टू द फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इज सेमी एरिड। देखिए, फर्स्ट रीजन आग लगने का क्या होता है? वहां की एरिडिटी। एरिडिटी का मतलब होता है जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, तो वहां पर ज्यादा संभावना है कि वहां पर फॉरेस्ट फायर्स लग सकती है। ठीक है, सो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है बच्चे, इट इज सेमी एरिड, इट हैज लार्ज एक्सपांस ऑफ ग्रासलैंड्स विच प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल फॉर लार्ज फायर्स। अब फायर अगर लगेगी तो ग्रास फायर्स क्या करेंगे, ग्रासलैंड्स क्या करेंगे? वो फायर को अपने आप बिखरा देंगे, मतलब एक्सपैंड कर देंगे। तो क्या होगा? फॉरेस्ट फायर्स एग्जैजरेट हो जाएंगे, राइट? सो ऑल्दो 2019 बुश फायर हैज बीन एक्सेप्शनल। क्यों? क्योंकि वहां पर डेवस्टेशन बहुत ज्यादा हुई है, इसीलिए इसको एक मेजर लैंडमार्क माना गया है कि हमें फॉरेस्ट फायर्स को मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई प्रोसीजर चाहिए। ठीक है जी। दे हैव बर्न्ड डाउन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड। सो आप एक फैक्ट से इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। क्यों ये डेविस्टेटेड थी? क्योंकि इन्होंने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड में आग फैला दी। ठीक है जी। अब देखिए, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप फॉरेस्ट फायर्स में भी ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। पहला क्या होता है, जब भी लाइटनिंग होगी बच्चे, जब लाइटनिंग होगी तो क्या होगा? यहां के जो ग्रासलैंड्स है या फॉरेस्ट है, वहां पर एक स्पार्क होगा। जब स्पार्क होगा तो क्या होगा? वहां की वेजिटेशन जलनी शुरू हो जाएगी। जब वहां की वेजिटेशन जलनी शुरू हो जाएगी तो वहां पर क्या प्रोडक्शन होगी? दैट इज स्मोक की प्रोडक्शन होगी, हाँ कि ना? अब अगर स्मोक की प्रोडक्शन हो रही है, दैट मींस यहां पर टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज कर जाएगा, आपको पता है वहां पर क्या बन जाएगा बच्चे? लो प्रेशर। जैसे ही लो प्रेशर बनेगा, दैट मींस वहां की एयर क्या करने लग जाएगी बच्चे? राइज अप। सो राइज अप करके वो क्या बनाएगी? क्लाउड्स। अब क्लाउड्स एक्चुअली में क्या करेंगे? डाउनबर्स्ट। डाउनबर्स्ट का मतलब होता है वहां पर रेनफॉल होगी। अब अगर वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन बनेगी, अगर क्लाउड फॉर्मेशन होगी, तो वहां पर लाइटनिंग के चांसेस फिर से हैं। जनरली यहां पर बच्चे क्यूमुलोनिम्बस, अगर आपको अपनी ज्योग्राफी याद है तो आपको पता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कौन से होते हैं। सो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर रेन बियरिंग क्लाउड्स, और वो लाइटनिंग भी करते हैं। सो दिस इज द साइकिल। क्या होगा बच्चे? स्मोक प्लूम्स बनेंगी। स्मोक प्लूम से क्या होगा? यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। दिख रहा है? क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो थंडर स्टॉर्म की वजह से क्या होगा? रेनफॉल होगी, और साइड बाय साइड लाइटनिंग भी होगी। सो लाइटनिंग एक्चुअली में क्या करती है? दोबारा आग लगा देती। सो इसीलिए ये जो साइकिल है ये कंप्लीट नहीं होता और बार बार फॉरेस्ट फायर लगती रहती। यही ऑस्ट्रेलियन बुश फायर में हुआ। जनरली फॉरेस्ट फायर्स में भी यही होता है। ठीक है, सो अगर आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फॉरेस्ट फायर्स क्या है, यू कैन मेक दिस डायग्राम, राइट? आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ बुश फायर बच्चे, पहला तो हमेशा ही द बेसिक कॉज फॉर मैसिव बुश फायर इज द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, मतलब एरिडिटी। जब भी एरिडिटी होगी तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है?
the main factor which leads to the creation of such condition is the Indian Ocean Dipole. अभी हम इंडियन ओशन डायपोल को भी समझेंगे, है क्या देख लेते हैं. नेक्स्ट इज द ट्रिगर. एक्चुअल ट्रिगर कब होता है? जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है. सो लाइटनिंग स्ट्राइक क्या करता है? इट इज द ट्रिगर पॉइंट टू एक्सपैंड, एग्जैजरेट द फॉरेस्ट फायर. ठीक है जी. अब हम समझ लेते हैं इंडियन ओशन डायपोल क्या है बच्चे. देखिए, इंडियन ओशन डायपोल किसका फिनोमिना है? इंडियन ओशन का फिनोमिना है. यहां पर होता क्या है? दो पोल्स बनते हैं. एक तो होता है बच्चे पॉजिटिव फेस और एक होता है नेगेटिव फेस. मैं अभी पॉजिटिव फेस की बात कर रही हूं. पॉजिटिव फेस में क्या होता है बच्चे? दिस इज योर इंडियन ओशन. ये बात समझ आती है? जो इंडियन ओशन का वेस्टर्न वाला पार्ट है, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव फेस. और जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो इंडियन ओशन का ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो क्या होता है? उसका टेम्परेचर नॉर्मल से गिर जाता है. अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बच्चे? यहां पर क्या बनेगा? लो प्रेशर. अगर यहां पर लो प्रेशर बनेगा, दैट मीन्स यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी. जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी तो सारी की सारी बारिश बच्चे कहां हो जाएगी? यहीं पर. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड बच्चे यहां पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर. आपको पता है जहां पर भी हाई प्रेशर बनता है वहां पर कंडीशंस कैसी हो जाती हैं बच्चे? एरिडिटी वाली. सो अगर आपका इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव फेज में है तो देखा गया है कि ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं ऑस्ट्रेलिया में. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बारिश ये क्या करता है? वेस्टर्न इंडियन ओशन में ही कर देता है. सो एक्चुअली में इट इज गुड, इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडियन मॉनसून्स, क्योंकि ये इंडियन मॉनसून्स को क्या करता है बच्चे? स्ट्रेंथन कर देता है. ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ये क्या करता है? एरिडिटी बढ़ा देता है. अगर एरिडिटी बढ़ा देता है तो वहां पर फॉरेस्ट फायर लगने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है. सो इंडियन ओशन डायपोल इज द अनदर रीजन. देखिए, आपको तीनों ही रीजंस याद रखने हैं. सबसे पहला रीजन क्या था बच्चे? एरिडिटी. दूसरा रीजन क्या है? दैट इज द इंडियन ओशन डायपोल. और तीसरा रीजन क्या है? दैट इज द ट्रिगर पॉइंट. वो ट्रिगर पॉइंट किससे मिलता है बच्चे? लाइटनिंग स्ट्राइक से. ठीक है जी. सो दिस इज इंडियन ओशन डायपोल. आगे चलते हैं. अब देखिए इंपैक्ट्स कवर करते हैं. इंपैक्ट्स क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जो भी वहां की लाइफ है वहां पर उसको हार्म होगा. दूसरा क्या होगा बच्चे? बायोडाइवर्सिटी लॉस. क्योंकि फॉरेस्ट में फायर्स लगी हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी? इट विल बी लॉस्ट. ठीक है. सो वहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो भी इंपैक्ट होंगी. राइट. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता चुकी हूं, दैट इज इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. नंबर 3 इज एयर पोल्यूशन अक्रॉस द ग्लोब. ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना ज्यादा बायोमास जलेगा तो वहां पर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, बहुत किलोमीटर्स तक फैल जाएगा. ठीक है जी. नंबर 4 इज पब्लिक हेल्थ. जो वहां की हेल्थ है वो डिट्यूरेट हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि उनको रीलोकेट करना पड़े. जहां पर भी फॉरेस्ट फायर्स लगी हैं वहां की जो लोकेलिटी है वहां के लोगों को उनको रीलोकेट करने की भी नौबत आ सकती है. ठीक है. एंड दी लास्ट वन इज क्लाइमेट फीडबैक लूप्स. इसका मतलब क्या है? इस बात को समझिए. जब आपके फॉरेस्ट फायर्स लगी, फॉरेस्ट फायर्स क्या करती हैं बच्चे? वहां के ट्रीज को, वहां की वेजिटेशन को क्या कर देगी? खत्म कर देगी. जब वहां की वेजिटेशन को खत्म कर देगी दैट मींस वहां के कार्बन स्टॉक को, जो एक्चुअली में ट्रीज ने कैप्चर करके रखा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. अगर वो एटमॉस्फेयर में चला गया दैट मींस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाएंगी. अब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज्यादा हो जाएंगी दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. सो इसी को बोलते हैं बच्चे पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? एक चीज की वजह से दूसरी चीज एग्जैजरेट हो रही है. सो अगर फॉरेस्ट फायर्स लग रहे हैं
दैट इज ड्यू टू अगेन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ गए? दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट देयर विल बी रिडक्शन इन कार्बन स्टॉक। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रीज ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके रखा था वो भी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी एंड इट विल लीड टू ग्रेटर ग्रीन हाउस गैसेस which is resulting into global warming. Am I clear? ठीक है जी। So this is the impacts of bushfire. Next topic आता है बच्चे हमारा locust attack। देखिए पिछले साल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है locust attack। क्या है locust? क्या है बच्चे? locust attacks emanating from the desert area of Pakistan have struck parts of Rajasthan and Gujarat causing heavy damage to the standing crop। ये लोकस्ट अटैक जिसको आप टिड्डी का अटैक कहते हैं वो एक्चुअली में क्या है, हमारी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। स्टार्ट कहां से हुई थी? दैट इज फ्रॉम द पाकिस्तान रीजन। एक्सपैंड कहां तक हुई? राजस्थान और गुजरात के रीजन में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप जो है हमारी लॉस हुई। ठीक है जी। सो लोकस है क्या? नंबर वन, लोकस आर कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहॉपर्स। सो अगेन आपसे अगर प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकस्ट है क्या, दे आर शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहॉपर्स इन द फैमिली दैट इज एक्रिडिडे। ये याद रखना है बच्चे, एक्रिडिडे दैट हैव अ स्वॉर्मिंग फेज। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्वॉर्मिंग फेज क्या होता है। अभी फॉर द टाइमिंग आप कॉन्टेक्स्ट याद रखिए और ये याद रखिए लोकस होते ही क्या है। दे आर शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहॉपर्स ऑफ द फैमिली ऑफ एरिडे। ठीक है जी, दिस इज पॉइंट नंबर वन। आगे चलते हैं। डेजर्ट लोकस बच्चे ऐसा सा दिखता है, मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। जनरली जो मेल्स हैं उनका साइज 60 to 75 mm होता है और फीमेल्स का 70 to 90 mm। वेट जनरली इनका 2 ग्राम्स होता है। देखिए जो इनकी डाइट है, प्लांट्स, कैट्स, इट्स वेट ईच डे, उन्होंने बोला है जितना एक्चुअली में उसका वेट होता है उतना ही खाना वो खा लेता है। ठीक है, जितना उसका वेट है उतना ही खाना। सो ईट्स इट ओन वेट ईच डे। A 1 square kilometer swarm eats the same amount as 35,000 people. So this is because इसकी वजह से ही जो क्रॉप है वो लॉस होती है। क्यों? क्योंकि एक स्वॉर्म 35,000 लोगों का खाना खा लेता है। सो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्रॉप जो है वो यहां से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी। सो दिस इज डेजर्ट लोकस्ट। आप देख सकते हैं डायग्राम। प्रॉब्लम क्या है बच्चे, यहां पर कोई भी नेचुरल एनिमीज नहीं मिलते। नेचुरल एनिमीज का मतलब होता है अगर लोकस्ट अटैक कर रहा है, सो अगर वहां पर नेचुरल एनिमीज बैठे हैं इनके, तो ये क्या करेंगे? फाइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेचुरल एनिमीज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, तभी ये इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं। जनरली इनको प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, मतलब इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? That is by applying the pesticides or the weedicides। वो करके हम इनको क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन एज सच कोई नेचुरल एनिमीज नहीं एग्जिस्ट करते, तभी ये एक्सपैंड कर जाते हैं रीजन में। ठीक है जी। सो दिस इज लोकस्ट। अब आता है व्हाट इज द स्वॉर्मिंग फिनोमिना। देखिए स्वॉर्मिंग फिनोमिना का मतलब होता है इट इज अ कलेक्टिव बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स। देखिए स्वॉर्म का मतलब ही क्या होता है बच्चे? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। सो जब ये कलेक्टिव एक्शन में आते हैं उसी फेज को कहा जाता है द स्वॉर्मिंग फेज। ठीक है, ऑफ सिमिलर साइज which aggregate together, perhaps milling about the same spot or perhaps moving in masses or migrating in the same direction। जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये आ जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उस पर्टिकुलर फेज को बोला जाता है द स्वॉर्मिंग फेज। ठीक है जी। सो दिस इज द स्वॉर्मिंग फिनोमिना दैट इज एग्जिबिटेड बाय द डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है जी। अब व्हाट आर लोकस्ट अटैक्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड। देखिए
क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन जब होती है, these grasshoppers are innocuous, their numbers are low and they do not pose a major economic threat to agriculture. देखिए, जब तक ये स्वार्मिंग फेज में नहीं आते तब तक तो ये कोई खतरा नहीं है, किसी के लिए भी खतरा नहीं। लेकिन जब ये अटैक सिचुएशन में आते हैं, अटैक सिचुएशन का मतलब होता है कुछ सूटेबल कंडीशंस ऑफ ड्रॉट फॉलोड बाय रैपिड वेजिटेशन ग्रोथ। जब एक फेज ड्रॉट का आता है, ड्रॉट के बाद वाला जो फेज होता है जिसमें वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, वो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये स्वार्मिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है जी। सो however, under the suitable conditions of drought followed by rapid vegetation growth, serotonin in their brains triggers a dramatic set of changes. अब जो इनकी ब्रेन में एक हार्मोन होता है, दैट इज सेरोटोनिन, वो कब ट्रिगर होता है बच्चे, जब ड्रॉट के बाद जो फेज आता है उसमें वेजिटेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तब उनके ब्रेन्स में एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज सेरोटोनिन, जो कि एक्चुअली में क्या करता है, इनको अटैक सिचुएशन में ला देता है। दे स्टार्ट टू ब्रीड अबंडेंटली, becoming sociable and nomadic when their populations become dense enough. So serotonin क्या करता है, इनको ब्रीड करने के लिए ट्रिगर कर देता है, ट्रिगर पॉइंट है ये इसका। ठीक है, तो तब ये किस में आ जाते हैं, स्वार्मिंग फेज में आ जाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर फेज इज नोन एज द अटैक फेज। ठीक है जी। सो नॉर्मल कंडीशंस में तो ये हार्मलेस हैं, ये हार्म नहीं करेंगे। ये कब अटैक सिचुएशन में आते हैं, जब भी ड्रॉट फेज इज फॉलोड बाय ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तब उनके ब्रेन में जो एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज सेरोटोनिन, वो एक्चुअली में क्या करता है, उनको ट्रिगर करता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रीड करें। जब वो ब्रीड करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जो एक्चुअली में लीड करती है स्वार्मिंग फिनोमिना को। ठीक है, बात समझ आइए, आगे चलते हैं। हाउ डू दीज लोकस्ट हार्म एग्रीकल्चर, ये हार्म कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दी स्वॉर्म्स ईट द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, बार्क्स एंड ग्रोइंग पॉइंट्स and also destroy plants by their sheer weight as they descend on them in a massive number. Generally क्या करते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं, प्लांट्स हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, सब कुछ खा लेंगे। और दूसरा कैसे कर सकते हैं, ये मास नंबर में आते हैं, मतलब लार्ज क्वांटिटी में आते हैं। सो अगर ये लार्ज क्वांटिटी में आते हैं, अगर ये क्रॉप के ऊपर बैठ भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं, सो उसकी वजह से भी आपका क्रॉप डैमेज हो जाता है। ठीक है जी, दिस इज वन। डेजर्ट लोकस्ट कैन हैव अबाउट 40 million to 80 million locust adults in each square kilometer of a swarm and travel up to 150 kilometer. So you can imagine 40 million to 80 million adults एक swarm में होते हैं और ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक भी कवर कर देते हैं। सो इसी की वजह से लोकस्ट अटैक कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा एरिया में एक्सपैंडेड होता है। ठीक है जी। हाउ डज इंडिया प्लान्स टू कंट्रोल दीज अटैक्स, देखिए अब इंडिया की कैसे प्लानिंग है। India has a locust control and research scheme that is being implemented by Locust Warning Organization. देखिए इंडिया के पास एक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्चुअली में क्या करती है, वार्न करती है कि अब ये सूटेबल कंडीशंस हैं, ये क्या करेंगे, ये जो ग्रास हॉपर्स हैं, शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स हैं, ये क्या करेंगे, ब्रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही वार्निंग दी जाती है बाय द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे, LWO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द लोकस्ट सिचुएशन इन दी शेड्यूल्ड डेजर्ट एरियाज, मेनली इन गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, क्योंकि यहीं पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं।
दूसरा, इंडिया इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ स्वॉर्म इन्वेजन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। देखिए, ऑनसेट ऑफ मॉनसून से पहले क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मॉनसून से पहले क्या एग्जिस्ट करता है बच्चे? गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो मतलब एरिडिटी होती है। अगर वहां पर एरिडिटी है मतलब ड्रॉट लाइक सिचुएशंस है, वो ड्रॉट लाइक सिचुएशंस के बाद वाला जो फेज होता है जिसमें वेजिटेशन कवर ज्यादा हो जाता है, वहीं पर ये जो स्वॉर्मिंग इफेक्ट है वो शो होता है। इसीलिए इंडिया इज वल्नरेबल टू दिस। ठीक है, जनरली ओरिजिनेट कहां से करते हैं बच्चे ये स्वॉर्म्स? दैट इज द अरेबियन पेनिनसुला एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां से ओरिजिनेट करते हैं और आ कहां तक जाते हैं? दैट इज वेस्टर्न पोर्शंस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो दिस इज इंडिया प्लान्स टू कंट्रोल द अटैक। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन बुशफायर and the locust attack. I hope you like the lecture. Thank you very much.